नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ। पहली खबर की बात करें तो कुरुक्षेत्र से है, जहां पर आपको बता दें पावन गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में पावन धरा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता पूजन किया है। तो वहीं दूसरी खबर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पंजाब दौरे को लेकर है, जहां पर सीएम ने हरमिंदर साहिब में मत्था टेका और जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने जलियांवाला बाग में स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। और तीसरी खबर फतेहाबाद से है, जहां पर एनसीबी के ब्यूरो चीफ एडीजीपी श्रीकांत जाधव के दिशा निर्देश में मेडिकल नशा तस्करों को लेकर अभियान चलाया गया है। और आखिरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर आपको बता दें गांव किदावली में फार्म हाउस मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। तो ये 4 बड़ी खबरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें हम अगले आधे घंटे इन पर चर्चा करेंगे। तो ये चारों बड़ी खबरें हैं, जहां पर आपको बता दें कि पहली खबर गीता की जन्मस्थली में सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं और दूसरी बड़ी खबर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ के दौरे को लेकर है, जिस दौरान आपको बता दें कि एसवाईएल के मुद्दे को लेकर सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि इस मसले को जल्द ही हल किया जाएगा और हल ना निकलने पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि नशा तस्करों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही आपको बता दें कि फरीदाबाद में बेखौफ बदमाश नजर आ रहे हैं। तो चारों बड़ी खबरें, जिस पर अगले आधे घंटे रहेगी हमारी नजर। चलिए पहली बड़ी खबर की बात करेंगे। कुरुक्षेत्र में पावन गीता की जन्म स्थली ज्योतिसर में पावन धरा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता पूजन किया है और इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने हवन यज्ञ में मंत्रोच्चारण के बीच पूर्णाहुति डाली है। और जिसके बाद खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा ने ज्योतिसर तीर्थ का अवलोकन करने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का भी दर्शन किया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में गीता जयंती के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों से ज्योतिसर में बन रहे महाभारत थीम और अन्य प्रोजेक्ट के बारे में फीडबैक भी लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने फीडबैक के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा किया जाए और इसके अलावा विराट स्वरूप के आसपास पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था और परिक्रमा के बारे में केडीबी के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। फिलहाल इस स्थल को एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में सरकार की तरफ से विकसित किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गीता की जन्मस्थली में पूजा अर्चना की है, हवन यज्ञ में शामिल हुए हैं और आहुति दी है। जो ये मंच पर विराजमान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान गीता की जन्मस्थली का पूजा पाठ किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में आयोजित गीता जयंती महोत्सव का समापन समारोह। तो वहीं थीम पार्क पहुंचे सीएम मनोहर लाल और 18,000 बच्चों ने इस दौरान बात की जाए तो सामूहिक वैश्विक गीता पाठ किया है। चलिए दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंजाब के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने अमृतसर का दौरा किया है और आपको बता दें कि हरमिंदर साहिब में माथा टेका है, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने जलियांवाला बाग में स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे शहीदों की बदौलत ही हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। और वहीं पंजाब दौरे पर सीएम मनोहर लाल ने सतलुज यमुना लिंक पर कहा कि कुछ बातों पर अभी बातचीत चल रही है और इसके बाद भी कोई हल नहीं निकलता है तो सर्वोच्च न्यायालय है और ना ही। साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत का जो भी निर्णय होगा हरियाणा उसे मानेगा। फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम के पंजाब दौरे के बीच तीखी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब को सौंपे और उन्होंने भगवंत मान के चंडीगढ़ के मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाने की अपील की है और ये अपने गठन के समय से ही पंजाब का अभिन्न अंग रहा है।
मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज मैं शोर मंदिर साहब दर्शन करने के लिए आया हूँ। यहाँ से अन्य कुछ जगह पर भी मेरा जाने का कार्यक्रम है और रात्रि को वापस दिल्ली जाऊंगा। वर्षों से मन में एक इच्छा थी कि गोल्डन टेम्पल जाकर के और गुरु साहब के सामने मत्था टेक करके और सर्व समाज की कल्याण की बात मन में आती है, तो यहाँ भी हम मन्नत माने कि सर्व समाज के कल्याण की बात हो। ऐसा ही आपको भी पता, मुझे भी पता, कोई आज का विषय नहीं है, वर्षों पुराना है, लेकिन इतनी इच्छा है कि जो कुछ हो एमिकेबली हो, आपस में हमारा प्रेम प्यार बना रहे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के जो रिश्ते हैं वो कोई आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से हम बड़े भाई छोटे भाई का अपना रिश्ता रखते हैं। और फिलहाल हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। देखिए विधु रावल जी, आज जिस तरीके से जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब बातचीत कर रहे थे, जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा जो है वो छोटे बड़े भाई के तौर पर है, लेकिन उस छोटे बड़े भाई की तल्खी के बीच में आपसी जो तल्खी है एसवाईएल को लेकर, कहीं ना कहीं जनता उसमें सर्वाइव कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बातचीत के साथ ये भी कहा था कि हरियाणा को एसवाईएल के पानी की आवश्यकता है और हरियाणा को उसके हक का एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए। और हरियाणा अगर बातचीत के जरिए हरियाणा को पंजाब एसवाईएल का पानी नहीं देता है तो विभिन्न जो तरीके हैं, जो न्यायिक तरीके हैं, उनके माध्यमों से हरियाणा अपना पानी देकर रहेगा, ये भी उन्होंने पंजाब की धरती से कहा। ये बड़ी ऐतिहासिक बात है जब हरियाणा के अंदर राजनीति करने वाले जो अनेक राजनीतिक दल हैं भाजपा के अलावा, वो हरियाणा के अंदर एक बात कहते हैं, पंजाब के अंदर दूसरी बात कहते हैं। इसी प्रकार से पंजाब के अंदर जो राजनीति करने वाले दल हैं वो पंजाब में एक बात कहते हैं, हरियाणा में दूसरी बात आकर कहते हैं। लेकिन केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसका एक बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, और वो स्टैंड है कि हरियाणा के हक और हकूक का एसवाईएल का पानी हरियाणा की जनता को मिलना चाहिए, हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। हम किसी का हिस्सा लेना नहीं चाहते, लेकिन हमारा हिस्सा जो दबाए पंजाब की विभिन्न सियासतदान बैठे हुए हैं उनको वहां से भी हमारा जो है हिस्सा हमें मिलना चाहिए। और इस बात को पंजाब की धरती से कहना बहुत बड़ी बहादुरी की बात है, क्योंकि पंजाब से भी जब यहाँ पर हरियाणा में पंजाब के सीएम साहब आए थे आदमपुर चुनाव में, उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा था तो वो इस सवाल को टाल गए थे। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस बहादुरी के साथ जो है हरियाणा की बात वहां पर पंजाब की धरती पर भी रखी है, पंजाब की प्रेस के सामने भी रखी है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो सिद्धांत की राजनीति करती है, इसके इस स्टैंड को दोबारा से उजागर करती है कि हम कहीं पर भी एम्बिग्यूटी नहीं रखते, हमारा एक स्टैंड है, वो पूरे देश के अंदर एक स्टैंड है, हम अवसरवादी राजनीति नहीं करते। चलिए विधु रावल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। बजरंग दास जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर देखिए, कहीं ना कहीं जनता जरूर पिसती हुई नजर आ रही है, हालांकि जो दोनों राज्यों के बीच जो तल्खी है एसवाईएल को लेकर, इसी बीच जनता जरूर, आप भी कहते हैं कि हरियाणा को एसवाईएल के पानी की जरूरत है, बीजेपी भी कहती है, लेकिन मसले का हल आखिर कब निकलेगा? किसानों के लिए जीवन मरण का सवाल है ये, और पंजाब सरकार को चाहिए पानी की बर्बादी ना करते हुए, आप देखोगे पंजाब का पानी पाकिस्तान में जा रहा है, तो पाकिस्तान में जा रहा है, हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है, तो पंजाब को हरियाणा के हिस्से का पानी देना चाहिए। और केंद्र सरकार से भी अपील है, प्रधानमंत्री। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से समर्थन इस बात का पूरी तरीके से देता हूं, लेकिन बजरंग दास जी, कांग्रेस कहीं ना कहीं दुरुस्त आई जरूर है, देर आई लेकिन दुरुस्त आई, क्योंकि अभी तक आपकी सरकार थी पंजाब में, तब आपको ये नसीहत देनी चाहिए थी उन्हें। ये देखिए, पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार, पंजाब में आपकी सरकार थी, पंजाब के अंदर अकाली प्लस बीजेपी सरकार 2-2.5 साल चली, तो आपके सामने है, तो वहाँ क्या किया? नहीं, चन्नी साहब आपके मुख्यमंत्री नहीं थे, अमरिंदर साहब आपके मुख्यमंत्री नहीं थे, चन्नी बात हुई थी, बात उत्तम ही चली थी, उत्तम मुख्यमंत्री हरियाणा के, और वो कहते हैं उत्तम कई बार बातचीत की,
बात क्यों नहीं की? चाहिए, लेकिन आप खाली बात की बात नहीं है। जो भगवंत मान जी आए थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मीटिंग करी, 2 दिन मीटिंग करते रहे, आखिर में उसने हाथ खड़े कर दिए और मुख्यमंत्री ने क्या कहा, और अभी पानी तो ये नाट रहा है। अरे तुम्हारा में तुम केंद्र सरकार तुम्हारे पास है, तुम जैसा बजट बंद कर दो, ग्रांट बंद कर दो पंजाब की, अपने आप पानी देंगे हो, करने वाली बात है भाई साहब। अभी कहने कहीं करेगा विजय रावल जी। चलिए बजरंग लाल, मैं लौटूंगा आपके पास। विजय रावल जी, प्रोफेसर साहब, अभी आपने ये करने वाली बात जो सुनी कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए, ये करने वाली बात मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को या कांग्रेस पार्टी को देर में ध्यान आई। करने वाली बात जब 2002 से लेकर 2007 तक पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, 2004 से लेकर 2007 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में माफी चाहूंगा 2014 से लेकर 2004 से लेकर 14 तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। तो 2004 से लेकर 7 का पीरियड इसलिए क्रूशल है क्योंकि उस समय प्रियव्रत जी 2004 में सुप्रीम कोर्ट का फुल एंड फाइनल डिसीजन आया था और उसके तुरंत बाद पंजाब की कांग्रेस सरकार ने टर्मिनेशन ऑफ वाटर ट्रीटी को संविधान अपने विधानसभा के अंदर एक कानून बनाकर उसको पारित किया था, जो हरियाणा की एसवाईएल की जो नहर का जो पानी मिलना है उसमें सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। उसके बाद लैंड डिनोटिफाई हुई है, लेकिन जिस समय उनके कांग्रेस की सरकार ये डिनोटिफाई माफी चाहूंगा जब ये टर्मिनेशन ऑफ एक्ट कर रही थी, उस समय केंद्र ने बजट क्यों नहीं रोका, ग्रांट क्यों नहीं रोकी? ये क्या सारा ज्ञान भाजपा की सरकार के दौरान नहीं को याद आ रहा है? पहली बात, कभी भी कोई सरकारें किसी भी प्रकार का बजट नहीं रोका जा सकता और इस प्रकार से जो बॉर्डरिंग स्टेट है, जो सीमा जो सूबे हैं, इन पर इस प्रकार की बात हल्की बात नहीं करनी चाहिए। और केंद्र सरकार खुद इस विवाद में एक पार्टी है। केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब की सरकार के साथ केंद्र सरकार की पार्टी बनाया हुआ है। तो ऐसे में केंद्र सरकार कैसे तय कर सकती है? ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2017 से जो एग्जीक्यूशन की अपील बनी हुई है कि माननीय कोर्ट फैसले द्वारा जो है, चलिए तो आप रावत साहब बिल्कुल बजरंग दास जी 10 सेकंड में अपनी बात को खत्म करिए, थोड़ा समय का अभाव है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश आया हुआ है और केंद्र सरकार को आदेश दिए हुए हैं। ये नहीं कि पार्टी नहीं, आदेश दिए हुए हैं कि दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाकर इसका पानी की समस्या का समाधान निकाले। तो ज्ञान क्या है, केंद्र सरकार के पाले के अंदर है। केंद्र सरकार को पंजाब सरकार पर दबाव बनाकर इसका समस्या का समाधान करना चाहिए। इसके ऊपर राजनीति करनी छोड़े, राजनीति करने से कुछ नहीं होता, राजनीति कोई कर लेगा। और क्या किसानों की बात है, किसानों के हित की बात करनी चाहिए। ये सरकार ने कौन सी किसान के हित की बात करी? आप देखो, बिल्कुल बजरंग जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीति करनी तो कोई कर लेगा, लेकिन काम जनता के लिए किसको करना है ये भी सोचने वाली बात है। राजनीति तो आप भी कर लेंगे, विजय रावल जी भी कर लेंगे, लेकिन जनता के हितों की बात और किसानों के हितों की बात कौन करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए तीसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। फतेहाबाद में स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल के ब्यूरो चीफ एडीजीपी श्रीकांत यादव के दिशा निर्देश अनुसार मेडिकल नशा तस्करों की धर पकड़ अभियान चलाया गया, जिसके तहत बात की जाए तो HSNCD फतेहाबाद की टीम ने एसआई जयवीर सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि टीम ने व्यक्ति के पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के एडीजीपी श्री श्रीकांत यादव साहब जी के दिशा निर्देश के अनुसार नशा तस्करों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हमारे एएसआई जयवीर सिंह जी ने कल वाल्मीकि चौक पर नशीला पदार्थों की रोकथाम हेतु नाकाबंदी करते, जहां मुखबर की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पर शक्तिनगर के अंदर नरेंद्र नाम के व्यक्ति के घर पर रेड की गई। जब वहां पर रेड की गई और कानून प्रक्रिया के तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनसे 2500 ट्रामाडोल नशीली गोलियां बरामद हुई।
फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की गिरफ्त में नशीली दवाओं का तस्कर है और फिलहाल भारी मात्रा में नशीली गोलियां भी इसके पास से बरामद की गई हैं। एनसीबी को फिलहाल ये बड़ी कामयाबी मिली है। एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में नशे की गोलियां बरामद की गई हैं। तो फतेहाबाद में स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ने बड़ी कार्रवाई की है। 2500 प्रतिबंधित नशीली गोलियों समेत स्टोर मालिक को गिरफ्तार किया गया है। स्टोर की आड़ में नशीली गोलियों की तस्करी करता था। तो वहीं आपको बता दें कि स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ने छापेमार कार्रवाई की है और इस दौरान आपको बता दें कि यहां पर स्टोर के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। और रमेश जाका फतेहाबाद से हमारा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुट चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। रमेश, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर, और कितने ऐसे नशे के सौदागर या कह दें कि जान के सौदागर फतेहाबाद में मौजूद हैं? बिल्कुल प्रियवर्त बताना चाहूंगा, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है एडीजीपी श्रीकांत जाधव चीफ हरियाणा राज्य नारकोटिक्स के नेतृत्व में जो है ये एक बड़ी कामयाबी 2500 नशीली गोलियों का जखीरा कहीं ना कहीं एक जो है कल पकड़ा गया है। और ये मायने भी रखता है कि आखिर इतना बड़ा जखीरा आखिर आया कहां से और पुलिस और इसको किस तरीके से खपत किया जा रहा था? बिल्कुल प्रियवत, ये बहुत एक बड़ा जखीरा था क्योंकि 25 गोलियों का एक साथ, और ये एक छोटी बात नहीं है क्योंकि किरियाने की दुकान ये व्यक्ति चलाता था। शक्तिनगर फतेहाबाद की ये जो घटना है, नरेंद्र नाम का व्यक्ति था जो पुलिस को जो है सूचना मिली थी सूत्रों के अनुसार जो कि यहाँ पर कोई बड़ा जखीरा कहीं ना कहीं नशीली गोलियों का पहुंचा है। लेकिन प्रियवत बताना चाहूंगा, ये जो कहीं ना कहीं एक युवा वर्ग को बड़ी एक चपेट में ये लोग लेते हैं और उनको जो है गोली हर एक कॉलोनी के अंदर ये कहीं ना कहीं नशीली गोलियां उपलब्ध करवाते हैं। तो बताना चाहूंगा, ये जो हमारे एडीजीपी श्रीकांत जाधव की जो टीम है वो लगातार नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ये 25 गोलियां यहाँ से बरामद की गई और नरेंद्र नाम व्यक्ति जो है उसको गिरफ्तार आज कर लिया है और कोर्ट में पेश किया गया है। इसके दौरान जो है एएसआई जयवीर सिंह और एएसआई रोशन, यूनिट इंचार्ज इंस्पेक्टर सुरेंद्रा, एएसआई सूर्यकांत, एएसआई सतवीर सिंह, ये जो टीम थी इनको जो सूचना मिली थी तो जैसी दबिश दी गई थी, नरेंद्र नाम का जो व्यक्ति था इसने जो गोलियों को पॉलिथीन के अंदर उठाकर हड़बड़ी इसके अंदर जरूर मच गई थी क्योंकि पुलिस का जो दस्ता पहुंचा था तो ये उनको भगाने की कोशिश, कहीं ना फेंकने की कोशिश कर रहा था। तो पुलिस ने इनको दबोच लिया है और एक बड़ा जखीरा कहीं ना कहीं पुलिस ने बरामद किया है। ये बड़ी उपलब्धि है फतेहाबाद के लिए। और हमारे जो यहाँ एडीजीपी श्रीकांत जाधव जी हैं जो हरियाणा के अंदर इन्होंने बड़ी एक मुहिम चला रखी है। इन्होंने कहा है कि नशे को जड़ से खत्म करना मेरा मकसद बन चुका है। नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही उनको बख्शा जाएगा। एडीजीपी श्रीकांत जाधव की जो टीम है वो लगातार गांव-गांव जाकर के और स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर के सतवीर सिंह एएसआई जो है, एएसआई सूर्यकांत है, इंस्पेक्टर सुरेंद्र है, इनकी टीम है जो गांव-गांव जाकर के युवाओं को है, बूढ़े बुजुर्गों को है, सभी को जागरूक करने का काम कहीं ना कहीं लगातार फतेहाबाद में जागरूक तो करते हुए पुलिस नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए तो और कितने ऐसे नशे के सौदागर हैं फतेहाबाद में कि अगर छापेमार कार्रवाई की जाएगी तो कौन कौन से ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जो इस लाइन में खड़े होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा प्रियत, क्योंकि ये जो है काफी दिनों से ये चीजें लगातार पुलिस की धरपकड़ जारी है। लेकिन अब ये नरेंद्र से खुलासा होगा। जो करियाने के स्टोर का जो संचालक है, जो नरेंद्र नामक व्यक्ति है, इसको जो कोर्ट में पेश किया और वो खुलासे भी होने बाकी है और जनता के सामने ये सच भी आएगा और इन लोगों को ये कहां से जो सप्लाई होता है, ये बड़ा सौदागर था ये व्यक्ति और जहां से इनको सपोर्टें मिलती हैं लगातार। अगर मैं फतेहाबाद जिले की बात करूं तो पीरियवत काफी गांव के अंदर भी ऐसे हालात बनते नजर आ रहे हैं जहां पर लोगों को गांव के अंदर नशा मुहैया कराया जाता है। भट्टुकला खंड हमारा, जहां से किरडान गांव से लोगों ने पहरा लगाना शुरू कर दिया था। चिक्के के शिकार जो युवा वर्ग हो रहे हैं, चिक्के को जो सप्लाई करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी धरपकड़ जारी है। पुलिस जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। बिल्कुल रमेश, आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम
तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अगली चौथी बड़ी खबर की बात करेंगे। फरीदाबाद के गांव किडावली में फार्म हाउस मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई है। परिवार के मुताबिक जैतपुर दिल्ली के रहने वाले जोगिंदर सिंह की किडावली गांव में 5 एकड़ जमीन है और 6 महीने पहले उन्होंने यहां पर फार्म हाउस बनवाया था और अपनी पत्नी के साथ यहां रहते थे। देर रात वह किसी काम से बाहर निकले तो उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और परिजनों के मुताबिक 4 साल पहले उन्होंने एक अख्तर नाम व्यक्ति के साथ जमीन बेचने का सौदा किया था, जिससे एडवांस में 35 लाख रुपए दिए थे। तो वहीं आपको बता दें कि उस समय तय हुआ था कि बाकी रुपए 22 महीने में दे दिए जाएंगे और लेकिन अख्तर के पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद आपको बता दें जोगिंदर ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया। परिवार का आरोप है कि अब अख्तर जमीन पर कब्जा करना चाहता है और इसलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सर अभी तो पक्का कह नहीं सकते कि मामला क्या है, पर ये शक जाहिर कर रहे हैं। परिवार वाले ये बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ दिन पहले अपनी जमीन किसी अख्तर नाम के व्यक्ति को बेची थी, जिससे इन्होंने 35 लाख रुपए लिए थे और वो समय पर रजिस्ट्री नहीं उठा पाया, जिस कारण कोर्ट से इन्होंने दोबारा अपनी जमीन पर कब्जा लेकर अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे और पिछले 6 महीने से इसी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं। ये किडावली गांव की घटना है जी। रात को कल 2 तारीख रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास की है। जोगिंदर सिंह नाम से पर्सन है, वो अपने वॉशरूम के लिए बाहर जैसे घर से बाहर निकले हैं गेट के सामने ही, तो उनके कुछ अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं। उनको 2 गोलियां लगी हैं, एक राइट साइड कंधे पे लगी है और पेट पे, और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी वाइफ ने जैसे आवाज गोलियों की सुनी तो शोर मचाया है, तो अड़ोस पड़ोस वाले 2-4 लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद धीरे धीरे वहां पर काम इकट्ठा हुआ, पुलिस को फोन किया गया तो अगले 20-25 मिनट में पुलिस भी वहां पर पहुंच गई थी। और फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास? किस तरीके से देखा जाए तो लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, पेवर में बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो ये इलाका है, ये इलाका एक तरफ उत्तर प्रदेश का एरिया है, बीच में जमुना है और एक साइड में हरियाणा है। हरियाणा की जो सीमा शुरू होती है वहां से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ये किडावली गांव स्थित है। यहाँ पर जिस तरीके के आरोप अख्तर नाम के व्यक्ति पर लगे हैं, इस तरीके के मामले उस बेल्ट में यमुना का जो एरिया है वहां पर बहुत सारे इस तरीके से प्रॉपर्टी डीलरों ने किसानों के साथ सौदे किए हुए हैं, जिसको लेकर वो 10% देने के बाद में डिस्प्यूट करते हैं, बाकी पेमेंट अदा नहीं करते हैं और फिर उन उक्त जमीन पर उन लोगों का कब्जा दिखाया जाता है, क्योंकि वो कब्जा पहले ले चुके होते हैं। तो देखिए प्रेवर, जो कल की जो घटना हुई है ये उसी की परिणति है। जिस तरीके से अख्तर नाम के व्यक्ति पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने इस 5 एकड़ जमीन का सौदा किया था और कुछ पेमेंट देने के बाद में बची हुई पेमेंट जो कि 22 महीने में देनी थी, उस पेमेंट को जमा नहीं कराया गया था। तो कहीं ना कहीं जो ये लोग थे ये बात जानते थे कि इन पे हमला हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी इन पे हमला हुआ था, जिसमें जिस किसान की आज कल हत्या हुई है, इस किसान ने मच्छरदानी ओढ़ी हुई थी, तो मच्छरदानी को क्रॉस करके गोली चली गई थी। तो कहीं ना कहीं जो कल की घटना है ये बिल्कुल अपराधियों के जो हौसले हैं उनको उनकी बुलंदी की ओर इशारा करती है, क्योंकि जिस तरीके की देखिए प्रियवर पहले घटना हुई थी, इस किसान पर गोलीबारी हुई थी, अगर जो संबंधित थाना पुलिस अधिकारी थे अगर वो समय पर कार्रवाई करते तो ये जो कल की घटना हुई है ये नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आते हैं और इस तरीके की जब घटना हो जाती है तो उसके बाद पुलिस लगातार दावा करती है। लेकिन संजय देखिए, इससे तो एक ही चीज साफ तौर पर जाहिर होती है, या तो पुलिस प्रशासन ने पूरी खुली तरीके से छूट दे रखी है अपराधियों को, या पुलिस का जो बस है वो पुलिस अपराधियों पर नहीं चल रहा है। देखिए दोनों ही बातें बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा प्रियवर्त की पुलिस कमिश्नर कोई आदेश जारी करते हैं, नीचे उन आदेशों को इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेवारी है संबंधित थाना एसएचओ की है, उसके ऊपर एसीपी बैठे हुए, डीसीपी बैठे हुए जो कि आईपीएस होते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं फरीदाबाद में आ रही हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, देखिए अगर कोई घटना आपस में लड़ाई झगड़े की हो जाए, उसमें किसी की मृत्यु हो जाए तो अलग बात है, ये जो गोलियां बरसाना कोई आम बात नहीं है संजय।
किसी पर आप जाते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा के चले आते हैं और पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे ये सब हो जाता है। ये बड़ी घटना है। कहीं ना कहीं पुलिस को इस पर मंथन करना चाहिए और जिस तरीके से पुलिस डींगे मारती हुई नजर आती है, लोगों की सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा का एहसास कराने को लेकर तमाम बात की जाए तो मार्च निकालती हुई नजर आती है। कहीं ना कहीं पुलिस को इस पर मंथन जरूर करने की आवश्यकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।